स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस पर। आज मैं क्लास 10th की पोयम अमांडा जो फर्स्ट फ्लाइट बुक से रिलेटेड है लेकर हाजिर हूँ आपके लिए। देखेंगे कि किस तरीके से कोई मोनोलॉग कर सकता है, किस तरीके से कोई टीन एज में जब होता है या टीन एज के नज़दीक पहुँचने वाला होता है तो उसके मन में किस तरह के ख्याल आते हैं, किस तरह के विचार, किस तरह का अंतर्द्वंद उसके मन में चलता है, अपनी फैमिली को लेकर, खुद को लेकर, दोस्तों को लेकर। यहाँ हम एक ऐसे ही पोएम की बात करने चल रहे हैं जिसको रॉबिन कैलिन ने लिखा है। हम देखेंगे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट है अमांडा जिसका नाम है, वो अपनी मदर से किस तरीके से बात कर रही है या उसकी मदर उसको किस तरीके से समझाती हैं। अमूमन होता क्या है कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट के अंदर कुछ ड्रॉबैक होते हैं जिनमें वो उसके बैठने का तरीका क्या है। बहुत से बच्चों को देख सकते हैं आप, वो अपने नेल्स को बाइट करते रहते हैं, काटते रहते हैं, ये बैड हैबिट में आता है। यही स्थिति ठीक उस अमांडा गर्ल के साथ भी है जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, और उसके साथ भी इस तरह की दिक्कतें हैं। जैसे बैठने का जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है। वो अपने डेली रूटीन के जो वर्क हैं, अपने शूज को साफ करना, अपने होमवर्क करना, अपने बुक्स कॉपीज़ को अरेंज करना, बैग को अरेंज करना, अपने यूनिफॉर्म को ठीक करना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो अनअवेयर है, अवेयर नहीं है। उसकी माँ उसको स्टैंजाज में समझाने की कोशिश करती हैं, और जब उसकी माँ बोल रही होती हैं तो वो डायरेक्टली उनको आंसर नहीं दे रही होती है, बल्कि मोनोलॉग करती है, उसके बारे में सोचती है वो कि इनसे छुटकारा मिल जाए, ये ना बोलती, इनसे बचने का क्या मौका है। किस तरीके से जब उसकी माँ उसको नैक करती हैं, डांटती हैं, स्कोल्ड करती हैं, तो वो किस तरीके का मुंह बना लेती है। तो उसकी माँ कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नेबरिंग हाउस से आए हमारे यहाँ और उसको देख के लगे कि मैंने अभी अभी तुमको डांटा है, फटकारा है, तुम्हारा चेहरा इस तरीके से बना हुआ है, उतरा हुआ है ना, इस तरीके से मत बैठो। आइए देखते हैं पोएम और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि जब बच्चे टीन एज में पहुंचने वाले होते हैं, एडोलसेंस में होते हैं, जब उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कितनी तेजी के साथ उनके अंदर चेंजिंग आती है, किस तरीके से उनका नेचर और बिहेवियर चेंज हो रहा होता है जब वो खुद को ही सब कुछ समझना पसंद करते हैं और किसी की बात उनकी समझ में नहीं आती है। जैसे जब कोई टीन एज में होने वाला है या अर्ली टीन एज में है या वह उस दौर में आने वाला है, तो उसके लिए पेरेंट्स, उसके लिए उसके गार्जियन कम महत्व रखते हैं, बल्कि उसके दोस्त, उसकी जो फ्रेंड सर्किल है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस पोएम में क्या होता है आइए देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मदर अमांडा की बोलती हैं डोंट बाइट योर नेल्स। आप देखेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश गार्जियन के द्वारा की जा रही है, और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मदर समझा रही है, लेकिन चूंकि अमांडा बेबी गर्ल है तो मदर से उसकी ज़्यादा नज़दीकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, इंस्ट्रक्ट कर रही हैं। जब कहती हैं डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखूनों को मत काटो, अपने नाखूनों को मत कुतरो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, और जिस तरीके से कंधे उचका के तुम चलती हो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये चलने का जो तुम्हारा तरीका है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इस तरीके से मत चला करो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये जो तुम ढीले ढाले तरीके से पोस्चर बना के बैठती हो ना, तुम्हें बैठने का तरीका भी नहीं पता है, तुम ठीक से बैठा करो, तो क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी ठीक रहेगी। नहीं तो क्या होगा, अगर बैठने का तरीका नहीं ठीक है, कंधों को उचका कर चलोगी, तो क्या होगा कि पोस्चर आपका बिगड़ जाएगा। मदर होने के नाते वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसको कैसे रहना है और कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको सीख लेना चाहिए किसी बच्चे को। जब उसकी मदर उसको इन चीज़ों के बारे में बताती हैं तब उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए,
उसका क्या आंसर होना चाहिए, कैसे वो रिस्पॉन्ड करे। तो उसको कहना चाहिए कि मदर ठीक है, अब मैं आगे से अपने नेल्स को नहीं बाइट करूंगी। उसको कहना चाहिए कि ठीक है, मैं कंधे को उचका कर नहीं चलूंगी। उसको कहना चाहिए कि अब मेरा पोस्चर ठीक हो जाएगा उठने बैठने का, जिस तरीके से मैं ढीले ढाले रवैये के साथ बैठती हूँ अब नहीं बैठूंगी। लेकिन वो क्या कहती है, देखते हैं। देयर इज अ लैंग्वेड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो कहती है देयर इज लैंग्वेड इमराल्ड सी, दूर तक फैला हुआ समुद्र हो जो शांत हो। कैसा हो वो, शांत, किसकी तरह, वो आगे बताएगी, लैंग्वेड रिलैक्स मूड में हो, जो इमराल्ड सी हो। इमराल्ड एक तरह का आप कहिए कीमती धातु है, जिसकी लोग रिंग वगैरह बनाते हैं। मोती आप समझ लीजिए, समुद्र के अंदर मिलती है। उसका रंग जो है उस रंग का समुद्र है, हरे रंग का। और वो चाहती है कि जैसे शांत है ना, ठीक वैसे ही शांत वो रहे, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उसके बीच में कोई बोलने वाला ना हो। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वो कहती सोल इनहेबिटेंट, मैं अकेली रहने वाली हूँ। इनहेबिटेंट से मतलब है रहने के लिए, निवास करने के लिए। चाहती है कि मैं अकेले उस एमराल्ड सी के अंदर, जो लैंग्वेड है, जो स्थिर है, जो शांत है, जिसके अंदर हलचल नहीं है, उसके अंदर मैं अकेले रहूं। मरमेड, किसकी तरीके से, मरमेड की तरीके से, जलपरी की तरीके से मैं रहूं। कोई मुझे पूछने वाला, बोलने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला, स्कोल्ड करने वाला, रिव्यू करने वाला कोई भी मेरे आसपास ना हो, बिल्कुल शांत रहूं मैं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और क्या करूं मैं, ड्रिफ्ट करूं, मूव करूं उस समुद्र के अंदर, जो इमराल्ड सी जिसको कहा जा रहा है, उसके अंदर क्या करूं मैं, आराम से तैरती रहूं, इस तरफ से उस तरफ आती जाती रहूं, कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला ना हो। जो फर्स्ट पार्ट है, इसको पार्ट वाइज करके मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि जो फर्स्ट कन्वर्सेशन है, एक बार उसमें होता क्या है कि मदर समझाती है और डॉटर उसका आंसर किस तरीके से उसको देना चाहिए न देके, वो खुद सोल कन्वर्सेशन आप कहिए, सिंगल कन्वर्सेशन कहिए, मोनोलॉग कहिए, कि स्वतः ही उसका उत्तर दे लेती है कि वो क्या चाहती है। आइए सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, आई थॉट टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। डिड यू फिनिश, क्वेश्चन किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई सेंटेंस में। डिड यू फिनिश, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा, कि मदर की तरफ से कहा जा रहा है। डिड यू tidy योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे साफ किए, क्या तुमने अपना रूम जिसमें तुम रहती हो उसको साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है कि मैंने तुमको बताया था पहले कि यूनिफॉर्म का जो शूज है तुम्हारा, उसको तुम खुद साफ कर लो। क्या तुमने ये सब काम कर लिए, होमवर्क तुमने कर लिया, अपना रूम साफ किया, क्या आपने अपने जूते साफ किए। तो अब अमांडा का क्या आंसर होना चाहिए, यस मॉम आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन वो क्या करेगी, वो अब फिर से मोनोलॉग करेगी, वो खुद के मन के अंदर बोलेगी, स्वतः बात कर रही है वो, अपनी माँ को रिस्पॉन्स करने की बजाय। वो कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्क्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। उसको क्या लगता है कि वो मदर की बातों को सुन सुन के ऊब चुकी है, बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इससे ज्यादा वो नहीं सुन समझ सकती है। इसलिए कहती है आई एम एन ऑर्फन, मैं कैसे हो जाऊं, अनाथ की तरीके से, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, whose parents have died, जिसके माता पिता मर चुके हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है उसकी लाइफ में, वो इस तरह की जिंदगी जीना चाहती है। रोमिंग द स्ट्रीट, रोम का मतलब घूमना, रोम का मतलब विदाउट एनी पर्पज, जब आप घूमते हैं, आवारगी करते हैं आवारों की तरह, वो है रोम। वो क्या चाहती है, रोमिंग द स्ट्रीट, कि गलियों में वो आवारों की तरह घूमे, कोई पूछने वाला ना हो, कोई उसके आगे पीछे ना हो, कहाँ जा रही हो, इतने टाइम, अब तक क्यों नहीं गई, समय से आ जाना,
इस तरह के सवाल करने वाला उसकी लाइफ में कोई ना हो। ऑर्फन बन जाना चाहती है वो। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। मैं जब चलूँ ना उन गलियों में आवारों की तरह, जब मैं रोम करूँ, घूमूं, मेरे आगे पीछे कोई ना हो बोलने वाला, टोकने वाला, मैं अपने पैरों से सॉफ्ट डस्ट, सड़क पर जमा हुई धूल या धूल के जो गुबार हैं उनको मैं अपने बेयर फीट से, नंगे पैरों से, पैरों में शूज नहीं होंगे, स्लीपर नहीं होंगे, कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं अपने नंगे पैरों से उस धूल के जमा गुबार को हवा में उड़ा देना चाहती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस, जब कोई नहीं बोलता है, जब सब शांत रहते हैं, जब मैं अकेले खुद में मनन करूंगी, चिंतन करूंगी, खुद ही अपना काम करूंगी, किसी से राय और मशविरा मुझे नहीं लेना है, वो मेरे लिए गोल्डन एरा होगा। जब मुझे कोई टोकने वाला नहीं होगा, जब मुझसे कोई बोलने वाला नहीं होगा, जब मुझे कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि क्या तुमने अपना काम किया, क्यों तुमने अपना अधूरा काम छोड़ा है, जब ये सब कहने वाला कोई नहीं होगा तो वो मेरे लिए गोल्डन एरा होगा। द साइलेंस इज गोल्डन। तो जो शांति है ना वो गोल्डन है। वो कैसी है? गोल्ड की तरीके से है, और मैं उसी को पाना चाहती हूँ, उसी को ग्रैस्प करना चाहती हूँ। द फ्रीडम इज स्वीट। और जिस तरीके से हम स्वीट्स खाते हैं, टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगता है, मैं उस तरह की आज़ादी चाहती हूँ जो मुझे अच्छी लगे। आज़ादी किस बात की है? ऑर्फन बनने की। मैं ऑर्फन बन जाऊँ, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, पेरेंट्स ना हो, गार्जियन ना हो, कोई बड़ा ना हो, छोटा ना हो, कोई सवाल करने वाला ना हो। इस तरीके की ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। वो खुद को अपने पेरेंट्स से अलग करना चाहती है, अपार्ट हो जाना चाहती है, दूर चली जाना चाहती है जहाँ कोई बोले ना उसको। फिर जब वो कोई रिस्पांस नहीं देती है अपनी माँ को इन चीज़ों को बताने के बाद, तो उसकी मदर फिर उसको बताती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ एज के बारे में तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक्ने जब लिख दिया गया है तो ऐसा मान लिया जाता है कि जब टीन एज में हम होते हैं तो इस तरह की समस्या आती है। इसलिए मैंने शुरू में ही बता दिया कि सी इज इन अर्ली टीन एज, 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में है अमांडा, और उसके साथ ये दिक्कत आ रही है कि चॉकलेट बहुत खाती है वो, और जिसकी वजह से उसके फेस पर पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं। उसकी मदर उसको सजेस्ट करती हैं कि इतने ज़्यादा चॉकलेट मत खाया करो, अपने एक्ने को देखो, पिंपल्स को देखो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जब मैं तुमको इंट्रोड्यूस करके बात कर रही हूँ, तो तुम मेरी तरफ देखना क्यों नहीं पसंद करती हो? मैं तुमसे बातें कर रही हूँ तो तुम मुझे रिस्पॉन्स दो ना, रिस्पॉन्ड करो। नहीं कर रही हो, इसका मतलब कि तुम्हें मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें मेरी कोई बात मानना नहीं है। अब ऐसे में अमांडा क्या कहेगी कि नहीं, मुझे आपसे बात करना है, नहीं मैं आपकी बातों को मानूंगी, आप जो कह रही हैं मैंने वो सारा काम कर लिया है, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। लेकिन अमांडा क्या करेगी? ये सब नहीं बोलेगी। वो क्या कहती है? आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इट्स ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। रपुंजल बन जाना चाहती है वो। रपुंजल जर्मन फेरी टेल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर बहुत सारे सीरियल्स, ओपेराज बने हैं, जहाँ पर उसको एक विच अपने टावर के अंदर कैद कर लेती है, और जब उस विच को आना होता है तो वो आवाज़ देती है। उस टावर के अंदर एक विंडो है जो सबसे ऊपर है, कोई डोर नहीं है नीचे, कोई विंडो नहीं है। और जब वो विच आवाज़ देती है रपुंजल को, तो वो अपने लॉन्ग ब्राइट हेयर्स को नीचे लटकाती है, जिसको पकड़ के वो विच ऊपर पहुंच जाती है और विंडो से अंदर चली जाती है। रपुंजल कहती है कि मैं इतना आज़ाद होना चाहती हूँ, जिसने कहा था ना साइलेंस इज गोल्ड, फ्रीडम इज स्वीट। मैं इतना आज़ाद होना चाहती हूँ कि विच के घर में, उस टावर में रहने के बावजूद भी अगर मैं ना चाहूँ तो अपने ब्राइट और लॉन्ग हेयर्स को नीचे न लटकाऊं,
जिससे कि विच मेरे पास ना आ पाए। मैं इस तरह की आज़ादी चाहती हूँ, मैं इस तरह की शांति की बात करती हूँ, जहाँ पर अगर मैं किसी घर में रहूँ तो वो भी ना आ पाए। जर्मन फेरी टेल है, कैरेक्टर है, और जिसमें कई रोल में इसको अलग अलग जगहों पर दिखाया गया है। कहीं पर बताते हैं रपुंजल के कैरेक्टर को कि जब विच उसको कैद कर लेती है, अपने उस टावर के अंदर रखती है, तो एक दिन उधर से एक प्रिंस गुजर रहा होता है जो हॉर्स पर राइड कर रहा है। वो टावर एक बड़े से जंगल के बीच में है, और उधर जैसे ही प्रिंस निकलता है विंडो से, वो झांक रही होती है, पीप करती है रपुंजल, और वो सीधा कूदती है वहां से खुद को आज़ाद करने के लिए, और सीधा उस घोड़े के ऊपर जाकर गिरती है जिस पर प्रिंस आगे बैठा हुआ है, और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और विच की कैद से वो आज़ाद हो जाती है। कहीं पर इसके दूसरे प्रारूप के बारे में भी बात की गई है अलग अलग सीरियल्स में, अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि सी वॉज प्रेग्नेंट, और विच का एक गार्डन था जहाँ उसका हस्बैंड उसके लिए कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स जैसी चीज़ें लाने जाता था। एक दिन विच ने उसको पकड़ लिया और फिर कैद कर लिया और ले जाके अपने उस ट्रैंक्विल टावर के अंदर रपुंजल को बंद कर दिया। फिर वो आज़ाद होने के लिए बहुत प्रयास करती है और एक दिन वो किसी तरीके से निकल पाती है। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर है रपुंजल का, अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है। वो कहती है कि मैं उस कैरेक्टर में होना चाहती हूँ जहाँ पर मैं चाहूँ अगर तो अपने ब्राइट लॉन्ग हेयर्स को नीचे न लटकाऊं, जिससे कि वो विच जिसका वो टावर है वो भी ऊपर ना आ पाए। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। जब थर्ड टाइम सजेस्ट करने के बाद, इंस्ट्रक्ट करने के बाद भी अमांडा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसकी मदर फिर उससे बात करती हैं, और इस बार लास्ट स्टेंजा में हम देखेंगे कि उसकी मदर उसको कहती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। जो ये तुम बैड टेम्पर्ड हो जाती हो ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातें जब तुमको समझाती हूँ तो गुस्सा आ जाता है तुमको, चेहरा तुम्हारा गुस्से से लाल हो जाता है। स्टॉप, इस प्रैक्टिस को बंद करो, सुधारो खुद को अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, इस तरीके से इरिटेट हो जाती हो कोई बात समझाने पर, बताने पर, ये अच्छी बात नहीं है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, और जब कोई आएगा ना तो उसको लगेगा तुमको देखकर कि मैंने तुमको टीज किया है, मैंने तुमको स्कोल्ड किया है, मैं तुमको रिव्यूक कर रही थी, तुम्हारे चेहरे को देखकर यही आभास हो रहा है। और ऐसे में उसको लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती समझाती रहती हूँ। इसलिए अपना बिहेवियर, अपना नेचर तुम ठीक करो अमांडा, जिससे कि कोई कुछ कह ना पाए। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। आइए कुछ पोएटिक डिवाइसेस की भी बात कर ली जाए इस लेसन में। जैसे एलिट्रेशन आपको मिलेगा इसमें, जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। यहाँ पर हम देखेंगे एस साउंड प्रोमिनेंट है, इसलिए इसको हमने एलिट्रेशन कहा है। इसी तरीके से एनाफोरा मिल जाएगा आपको। एनाफोरा से हमारा मतलब है जब दो या उससे अधिक लाइंस में कोई वर्ड रिपीट किया जा रहा हो बार बार। जैसे हम देखते हैं अमांडा बार बार हमको मिल जाता है पोएम के अंदर। फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमको डोंट मिल जाता है, और सेकंड लाइन में हम देखेंगे स्टार्टिंग में डोंट। ये एनाफोरा का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही थर्ड स्टैंजा में डिड, फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में भी डिड मिलता है, ये भी एनाफोरा का एग्जांपल है। एसोनेंस आपको मिल जाएगा। आप थर्ड स्टैंजा की थर्ड लाइन देखेंगे, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है। थर्ड स्टैंजा की थर्ड लाइन में ओ साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट है, इसलिए इस लाइन में एसोनेंस हो जाता है। इस तरीके से हमने आज की अपने इस, आप रेपिटिशन भी देख सकते हैं, आपको खुद देखना चाहिए, इसमें रेपिटिशन मिल जाएगा खूब सारा, क्योंकि अमांडा को बार बार कहा गया है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए रेपिटिशन हो जाता है। आप मेटाफर देखिए, जब कंपेयर किया गया है और डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है,
जैसे एमराल्ड सी, लाइक एमराल्ड सी अगर होता तो हम क्या कहते कि सिमिली हो गया है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट एमराल्ड सी कहा जा रहा है, इसलिए यहां पर आपको मेटाफर मिल जाएगा। एक नई चीज आपको पोएटिक डिवाइस में बताता हूं, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, जब किसी कैरेक्टर के रूप में किसी को बताया जाता है। जैसे जब कहा मरमेड, मैं किसकी तरह हो जाऊं, जब उसकी माँ उसको समझा रही थी कि अपने नाखूनों को मत काटो, ठीक से बैठो, कंधों को उचका कर मत चलो, तो वो कहती है कि अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं उस तरीके से उस मरमेड की तरह, उस जल परी की तरह बन जाना चाहती हूँ जो ड्रिफ्ट करे, मूव करे, तैरे, घूमे। कहाँ पर, एमराल्ड सी में। यहाँ पर एल्यूजन हो गया। जब रपुंजल इसका एक अच्छा उदाहरण है, वो रपुंजल के कैरेक्टर में खुद को ढालना चाहती है, उस तरीके से हो जाना चाहती है, इसलिए इन दोनों कैरेक्टर में एल्यूजन हो जाएगा। आइए राइम स्कीम की बात करते हैं। राइम स्कीम इस पोएम के अंदर ए ए बी ए इस तरीके से चलेगा। फर्स्ट स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में और फिफ्थ स्टैंजा में, और लास्ट में जो स्टैंजा है 7 नंबर, उसमें फर्स्ट में, थर्ड में, 5 में, 7 में ये राइमिंग स्कीम चलती है, ए बी ए। उसके बाद में सी 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 का चलता है। आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि जो सेकंड स्टैंजा है सी मी ब्लिसफुली, फोर्थ स्टैंजा में स्ट्रीट फीट स्वीट, स्टैंजा नंबर 6 में केयर रेयर हेयर, ये सब आपस में राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सी 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 का चलेगा स्टैंजा 2, 4 और 6 में। आज की पोएम में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आके बताइए और क्या बेहतर हो सकता है।